नमस्कार प्रयागराज। आप देख रहे हैं भारत ए टू जेड न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नीरज खरे। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला प्रयागराज में एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट, जिसका चुनाव 23 जुलाई को होना है, और इसी विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सीपी उपाध्याय। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और पूर्व में भी बार एसोसिएशन के चुनाव में महासचिव के पद पर रह चुके हैं और वर्तमान में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। सर, ये 23 जुलाई को चुनाव है, बड़ा चुनाव है, हाई कोर्ट का चुनाव है, और आप सीनियर मोस्ट लॉयर हैं। जीतने के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? पहले तो धन्यवाद नीरज जी। जी जी। ये उच्च न्यायालय केवल न्यायालय नहीं है, बल्कि एक शक्तिपीठ है जहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले दिए जाते हैं। कभी कभी तो यहाँ तक कि भारत की राजनीति की परिदृश्य बदलने वाले भी फैसले यहाँ से आए। इसका अध्यक्ष बनना एक गौरव का विषय है। मैं आपने जैसा कहा, मैं अध्यक्ष पद प्रत्याशी हूँ, महासचिव रह चुका हूँ 2014-15 में। यदि जनता का सहमत और अधिवक्ता की सहमत मिली तो मैं चुने जाने के बाद तत्कालीन जो समस्याएं हैं पहले तो उनका निवारण करूंगा और आने वाले अधिवक्ताओं को सभी को ऐसी सुविधा दिलाने का प्रयास करूंगा जो मैं कर सकूंगा। वर्तमान में जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है लिस्टिंग की। कोरोना काल से पहले जो लिस्ट का पद्धति अपनाई जाती थी, प्रणाली अपनाई जाती थी, उस प्रणाली पर तमाम तरह के प्रयोग किए गए और आज तक कोई भी प्रणाली सफल नहीं हो पाई। नतीजा ये है कि 6 महीने साल भर में कभी कभी मुकदमे निर्धारण होते हैं, निर्णित होते हैं, और उसका कोई अंत नहीं है कि क्या समय लगेगा। पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की सर्विस थी, सेवाएं थी, प्रणाली थी, जो आज सर्वथा समाप्त हो चुकी है। तो मैं चाहूँगा कि पुरानी परंपरा की स्थापना करूँ। जी। जो लिस्टिंग की प्लीज़, हाँ। लिस्टिंग की जैसे बात आ रही, तो ऐसा क्यों हो रहा है? टाइम टेकिंग हो रही है क्योंकि डे टू डे फ्रेश मुकदमे भी आते हैं और लिस्टिंग में टाइम टेकिंग हो जाती है। तो क्या ऐसा कुछ आपको है ना कि आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, क्या ऐसा लग रहा है कुछ माननीय न्यायाधीशों की कुछ कम संख्या है, या ऐसा कुछ क्यों, मतलब ऐसा क्यों हो जाता है? ये सवाल थोड़ा इसमें दो सवाल मिले हुए हैं। एक, जैसा कि मैंने पहले ही उत्तर दिया कि इसमें पद्धति जो पुरानी थी उस पर तमाम तरह के नए प्रयोग किए गए, जिससे समस्याएं बढ़ती चली गई। और जहाँ तक न्यायाधीशों की संख्या कमी है, वो आधे न्यायाधीश हैं, पूरे काम तो नहीं कर सकते। तो संख्या का सर्वथा अभाव है। इसकी जितने जल्दी पूर्ति होगी, न्याय उतने ही आसानी से और त्वरित हो सकेगा, जो हमारे संविधान का मुख्य उद्देश्य है। जी। एक बात ये आ रही है ना कि इसको लोग मुद्दा भी बना रहे हैं, कुछ और भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं। सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर और पार्किंग बनाया है, और बड़े लेवल का बनाया है, और करीब अप्रॉक्स करीब 2300 के आसपास चैम्बर बनाए हैं, और पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था करी है। और कुछ कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं ना कि भी कुछ तय नहीं है कि पार्किंग का 2 व्हीलर्स वगैरह हैं या 4 व्हीलर्स हैं, जैसे 4 व्हीलर्स है तो 2000 चार्ज किया जाएगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। और आपका जो 2 व्हीलर्स हैं उनका 1000, इस तरह से चीज़ें हो रही। चैम्बर्स को लेके हो रहा है कि सब जो कुछ इस तरह से आरोप भी लग रहे हैं, कुछ लोग प्रत्याशी ऐसे खड़े हैं, अध्यक्ष पद पर भी खड़े हैं, ऐसा आरोप भी लगा रहे हैं कि सीनियरिटी के हिसाब से होगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। और ऐसा आरोप लग रहा है कि गवर्नमेंट ने अगर इसको दिया है, अधिवक्ताओं को चैम्बर गवर्नमेंट ने दिया है, तो इसका पैसा क्यों दिया जाए? पैसा सिर्फ मेंटेनेंस का दिया जाए, मेंटेनेंस इन द सेंस कि बिजली का, पानी का, इस तरह से दिया जाए।
तो ये पहली बात तो ये होगा कि सीनियरिटी, पहली बात तो ये है कि बार काउंसिल और बार एसोसिएशन में एक तो ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ये कैसे तय होगा कि कौन सीनियर है, कैसे सीनियरिटी कैसे तय होगी? जबकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि 25 साल की जिसकी प्रैक्टिस होगी, 30 साल की प्रैक्टिस, इस तरह के तरह-तरह के इस तरह से आरोप लग रहे हैं। तो क्या इसमें होगा? मतलब आगे चल के क्या होना है ऐसा कि अभी कोई अलॉटमेंट को लेकर अभी बड़ी पशोपेश की स्थिति चल रही है? जैसा कि आप पहले ही सेंटेंस में बोले कि बहुत कयास लगाया जा रहा है। जी, जी, जी। कयास तो सदैव कयास ही होता है। जी, 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 जी। जिस नियम के मतलब अभी निर्माण ही नहीं हुआ, जी, जी। उसकी आलोचना कैसे हो सकती है? जी, जी। अभी कोई शेड्यूल आया नहीं, जी, जी। तो उसकी आलोचना हमारे अनुसार ठीक नहीं, जी, जी। क्योंकि अभी आलोचना करने का कोई समय नहीं, क्योंकि अभी आपके सामने एक उड़ती उड़ती खबर लखनऊ बेंच की आई। जी। उसकी सच्चाई क्या है, वो कितना कंसीडर हुआ, कितना नहीं हुआ, जी। और हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसे किस तरह से कंसीडरेशन मिलेगा, जी, जी। अभी यह कुछ भी निर्धारित नहीं हुआ। जी, जी। सिर्फ और सिर्फ उसका उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन के अतिरिक्त कोई न तो निर्देश दिया गया है, न ही कोई निर्धारण हुआ है। जी, जी। जहाँ तक बात सवाल अधिवक्ताओं पे अधिभार का है, उसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि यदि मैं विजयी हुआ तो मैं पूर्ण प्रयास करूंगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कोऑर्डिनेशन करके अधिवक्ताओं को निःशुल्क चैम्बर अलॉट हो। अलॉटमेंट में जितनी की संख्या आपने पहले बताई 2300 समथिंग, उसमें संपूर्ण अधिवक्ता एडजस्ट नहीं हो पाएगा ऐसा लगता है। लेकिन युवा अधिवक्ता अगर किसी कारणवश वंचित हो जाता है तो मेरा प्रयास रहेगा कि इस नई बिल्डिंग में 6 हॉल हैं, उन समस्त अधिवक्ताओं को, चाहे वो जूनियर हो या उससे सीनियर हो, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिल पाएगा किन्हीं कारणोंवश, मैं पूरा ही प्रयास करके कोऑर्डिनेशन बना के उनके लिए अलॉटमेंट का व्यवस्था करूंगा। हाल में अकोमोडेट कराया जाएगा और नई चैम्बर और बनाने का निवेदन किया जाएगा जो आगत कुछ वर्षों में बन सके। और जहाँ तक पार्किंग की व्यवस्था है, इसमें भी दो राय नहीं कि पार्किंग तो बहुत अच्छी बनाई गई है, सुविधाएं हैं, लेकिन हमारे पास साधन बहुत हैं, व्हीकल बहुत हैं। तो अब एडजस्टमेंट तो जब तक कंप्लीट रखा नहीं जाएगा, अभी तो कुछ रख रहे हैं, कुछ बाहर रख रहे हैं, कुछ सड़क पे रख रहे हैं, तो अभी उसमें एडजस्टमेंट का कोई सवाल ही नहीं उठता जब तक एक बार उसकी स्ट्रेंथ नहीं चेक कर ली जाती। जी, जी। तब तक उसके बारे में कुछ कहना कयास ही है। जी, जी। कयास को सही नहीं माना जा सकता। अधिवक्ताओं की संख्या करीब यानी 20 से 30 हज़ार के आसपास ऐसा अनुमान है कि हाई कोर्ट में है, और ऐसा हो रहा है कि निर्णय 10,000 पर ही लेने की बात चल रही है कि जो केबिन उनको अलॉटमेंट की बात है। तो बाकी जो लोग हैं वो एडजस्टमेंट कैसे होंगे, कैसे मैं क्या फिर होगा? यही आपसे निवेदन करूंगा, जी। आप पुनः हमसे कयास वाले शब्द दूसरे अर्थों में पूछ रहे हैं। ये तो कयास है, अभी कुछ तय नहीं है। अभी कुछ भी जब तय नहीं है तो ये कयास आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। केवल आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। और एक तो आपको थोड़ा अवगत करा दूं कि 10,000 अधिवक्ता मिनिमम बैठने का स्ट्रेंथ बताई जा रही है। जी, जी। और सबसे दुखद बात यह है कि आपने इतने बढ़िया सुविधाएं दी हैं, लेकिन एक आकस्मिक चिकित्सा की व्यवस्था नहीं की है। जी, जी। अगर कोई भी अधिवक्ता इमरजेंसी की स्टेज में पाया जाएगा तो उसके उठा के अगर हम अपने हाई कोर्ट के दूसरे अस्पताल तक ले जाएंगे, तब तक शायद दिवंगत हो जाए। जी, जी। बेहतर यह है कि पहले आकस्मिक चिकित्सा की व्यवस्था करें, जी, जी। उसके बाद उसके अलॉटमेंट के बारे में सोचें। अलॉटमेंट तो होगा ही, और आकस्मिक चिकित्सा के लिए कोई ऐसा बहुत समय लगने वाली चीज़ नहीं है। जी। डॉक्टर आपको उपलब्ध हैं, सारा सामान उपलब्ध है, केवल इस चैम्बर में उसकी स्थापना करना है। जी, जी। तो वो होना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। वो होने के बाद अगर अलॉटमेंट हो तो बेहतर है। लेकिन चुनाव तो हो रहा है, तो उसमें तो ये तय हो गया कि 9,199 मतदाता ही वोट कर सकेंगे, इन द सेंस कि वो वैध हैं। ये तो क्लियर हो रहा है कि 9,199 मतदाता ही वोट डाल सकेंगे। वैध अवैध
वोटर नहीं बता सकता कि नहीं, वोट नहीं, करने लेकिन तय तो यही हुआ है कि मतदाता ये 9,199 मतदाता वोट डाल सकेंगे, ऐसा हम लोगों के पास भी है कि आप वैलिड वोटर लिस्ट की संख्या बता रहे हैं, जी जी लेकिन वैध अवैध कैसे कर सकते हैं? जो अधिवक्ता हमारा वोटर नहीं वो अवैध है, जी उनको लाइसेंस नहीं है। हाई कोर्ट ने अगर AOR दिया है, जी जी अलॉट किया है, तो उन्हें वैधता उसी से मिल जा रही है। जी जी हमें बार काउंसिल की देखने की जरूरत नहीं है। जी जी तो वैध अवैध तो आप नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो भी अधिवक्ता है जिनका AOR है वो वैध है। वोटिंग राइट निश्चित तौर पर आप जो संख्या बता रहे हैं वो है वोटिंग राइट की, जी जी तो ये निर्धारण का आधार नहीं हो सकता। जी जी जी, मेन प्रायोरिटी क्या है आपकी जीतना? मेन मतलब मुख्य मेन मुद्दा, जैसे जीतने के बाद आपका मेन प्रायोरिटी क्या कुछ होगा ना कि ऐसा ये मुख्य चीज़, ये चीज़ अभी हाई कोर्ट में जो पूर्व में जो अध्यक्ष वगैरह रहे हैं ये चीज़ अधूरी रह गई है, जीतने के बाद आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा? दो मुख्य मुद्दे हैं। वैसे तो मैंने एक मुख्य मुद्दा तत्कालीन समस्या का निर्धारण था, जी जी जो मैंने बताया कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लिस्टिंग की है। जी जी लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए, जी जी ये है लाइव स्ट्रीमिंग, जी जिससे हमारे बेंच और बार की मर्यादा सुरक्षित रहे जी जी और कोई रोप आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर कोई न लगा सके। जी तो और स्टेट्स में ये लाइव स्ट्रीमिंग है, जी उसको लाया जाना चाहिए जी और हमारी कार्यवाही को उस पर दिखाया जाना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, आधुनिक लाइब्रेरी जो आज हमारे जूनियर अधिवक्ता बंधु हैं उनको बड़ी लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है, उनके पास इतनी किताबें नहीं, उसमें अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उन्हें एक आधुनिक लाइब्रेरी के AI सिस्टम वाली लाइब्रेरी की ज़रूरत है, जिसका उन्हें फ्री ऑफ कास्ट उसको मेंबर बनाया जाए और जिससे वो अपने घर बैठे उस लाइब्रेरी का लाभ उठा सकें और ख़ास तौर से इसका लाभ युवा अधिवक्ताओं को मिल जाए। मेरा ऐसा प्रयास रहेगा जो अभी तक नहीं सोचा गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक अंतिम सवाल आपसे और करना चाहूँगा कि जो नए मेंबरशिप का जो चल रहा है, ऐसे नए मेंबर्स बनाए जा रहे हैं, तो इस तरह से आरोप लग रहे हैं कि फ़ीस बहुत बढ़ा दिया गया है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये आपका प्रश्न बहुत ही वाजिब और सही है। जी जी नए अधिवक्ताओं के लिए जो रजिस्ट्रेशन शुल्क पहले निर्धारित था वो किसी हद तक वाजिब था, जी जी जो अब दोगुना से भी अधिक कर दिया गया। इसी तरह से मासिक शुल्क 2 गुना से अधिक कर दिया गया। जी जी लाइव मेंबर शुल्क 2 गुना से अधिक कर दिया गया, एवं 3 गुना तक कर दिया गया। जी जी यह अत्यधिक भार है। जी जी हमारी संस्था व्यापार नहीं करती, जी जी हमारी संस्था सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं जी जी और सुविधाओं को उपलब्ध कराने में तमाम रास्ते हो सकते हैं, लेकिन अधिवक्ताओं के ऊपर भार बढ़ा के नहीं। जी जी अतः ये व्यवस्था लाना मेरा कर्तव्य है कि यह त्वरित गति से तुरंत समाप्त कर दिया जाए जी जी और जनमत से, अधिवक्ताओं की सहमत से उसका पुनः निर्धारण हो कि क्या शुल्क होना चाहिए और क्या वाजिब है। जी जी अगर वाजिब नहीं रहेगा तो मानने योग्य नहीं है, और जो आज के समय में है वो वाजिब नहीं है। जी जी थैंक यू।